तारीख में टैलेंट की जितनी इज्जत हो रही है, हमारे वर्तमान युग की सबसे महान उपलब्धि यही है कि आज का हर युवक, हर नवयुवक, हर व्यक्ति अपने अपने टैलेंट को जगाने में लगा हुआ है, अपने अपने कैरियर को बनाने में लगा हुआ है। पहले जमाने में बाप 80 साल का हो जाता तब भी बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना पड़ता था, और बाप अगर किसान है तो बेटे भी किसान बनते, बाप अगर मुनीम है तो बेटे भी मुनीम बनते। लेकिन अब जमाना बदल गया। जितना महान युग आज हमारे समय में आया है, इतना महान युग अतीत के इतिहास में कभी नहीं आया। आज का युग, आज का इंसान जितना सुखी हुआ है, जितना स्वतंत्र हुआ है, जितना आजाद और समृद्ध हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। पहले जमाने में सेठ साहूकार लिमिटेड होते थे। गांव में, शहर में कोई 10, 20, 50 कारें दिखाई देती थी, 10, 20, 100 बग्घियां नजर आती थी। आज का युग जितना सुखी है, आज का युग जितना समृद्ध है, पहले जमाने में कोई एक व्यक्ति राजा होता था, सुखी होता था, कोई एक व्यक्ति नगर सेठ होता था, सुखी होता था। आज तो नगर को छोड़ो, गांव को छोड़ो, हर मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में आपको नगर सेठ नजर आ जाएंगे। गांव गांव और गली गली में। ऐसा युग कभी नहीं आया, इतना सुखी युग कभी नहीं आया। और जिस तरह से प्रगति के पथ पर हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, केवल 20 साल तक अगर ये दुनिया इसी तरह से प्रगति के पथ पर चलती रही तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो उपलब्धियां पिछले 5000 साल में भी ये दुनिया उपलब्ध न कर पाई, वो केवल 20 साल में ये दुनिया उपलब्ध कर जाएगी। केवल 20 साल में। ये युग लड़ने लड़ाने का युग नहीं है, ये युग टूटने टुटवाने का युग नहीं है, ये युग बनने और बनाने का युग है, आपस में गले लगने का युग है, ये एक दूसरे को समर्थन देकर के आगे बढ़ाने का युग है। ऐसा युग पहले कभी नहीं आया। हर व्यक्ति अब बढ़ सकता है, और बढ़ने का जो आधार है वो व्यक्ति का अपना टैलेंट है, व्यक्ति की अपनी प्रतिभा है। मानता हूं आरक्षण के मुद्दे ने हमारे देश की अनेक अनेक अनगिनत प्रतिभाओं को विदेश में जाने के लिए मजबूर किया। मैं मानता हूं आरक्षण इस देश के लिए उपयोगी न बन पाया। हालांकि नजरिया तो यह था कि गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाया जाए। वे जातियां, जिन जातियों को समाज में हल्की नजर से देखा जाता है, उन जातियों को ऊपर उठाया जाए, इस लिहाज से आरक्षण का मुद्दा लागू किया गया था। लेकिन गरीबों को पूरा समर्थन न मिल पाया, केवल जातियों को समर्थन मिल गया, और परिणाम यह निकला कि हमारा देश अब धर्म के नाम पर कम चलता है, संस्कृति के नाम पर कम चलता है। अब हमारा देश केवल जातियों के नाम पर चलता है। सारे वोटिंग, सारे चुनाव, सारी राजनीति अब केवल जातियों पर आकर सिमट गई। अगर ये देश का कानून, देश की राजनीति समय रहते अगर अपने देश में बढ़ रहे जातीयकरण पर अगर अंकुश न लगाएगी, तो आने वाले समय में न कोई हिंदू रहेगा, न कोई मुस्लिम और जैन रहेगा, न कोई सिख और ईसाई रहेगा। इस देश में केवल या तो जाट रहेंगे, कुमार रहेंगे, राजपूत रहेंगे, मेघवाल रहेंगे, ओसवाल रहेंगे, अग्रवाल रहेंगे, माहेश्वरी रहेंगे। धर्म मिट जाएंगे, पंथ मिट जाएंगे, इंसान मिट जाएंगे, केवल जातियां भर रह जाएंगी। देश ने पिछले 50 साल में यह तो समझ लाया है। ये हमारा देश पिछले 50 साल में इस समझ को पाने में तो सफल हुआ कि देश के लिए सांप्रदायिकता एक जहर है। तो जहर को काटने का बहुत प्रयास किया गया। सांप्रदायिकता का जुनून तो कम कर दिया गया, पर जातियों का जुनून बढ़ा दिया गया। देश के लिए घाटे का सौदा है। लोकसभा, विधानसभा, हाई कोर्ट बैठ करके ठंडे मिजाज से सोचे कि आने वाले 10 साल के बाद वो अपने देश के लिए
कोई प्रतिभाओं का निर्माण करना चाहता है या केवल जातियों का निर्माण करना चाहता है? अगर प्रतिभाएं मूल्यवान न रही तो प्रतिभाएं विदेशों में चली जाएगी। विश्व भारत का लोहा मानता है और मानता है कि जितनी प्रतिभाएं इस देश में है उतनी प्रतिभाएं पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं। बिल गेट्स ने जब अपना निजी सचिव नियुक्त करना था, इस विश्व का वर्तमान सबसे बड़ा खरबपति आदमी कि जिसने जब यह निर्णय किया था कि मैं अपना निजी सचिव नियुक्त करूंगा, इंटरनेट पर बिल गेट्स ने इंटरनेट पर इंटरव्यू लेना शुरू किया। पूरे विश्व के प्रतिभाओं का इंटरव्यू लिया गया, लेकिन जब चयन हुआ तो एक भारतीय व्यक्ति का चयन हुआ। जब एक भारतीय व्यक्ति का चयन हुआ और जब अमेरिका जैसे देश में यह मूल्यांकन किया गया कि अमेरिका में कितने भारतीय आ चुके हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, जिस तरह से 20% संख्या भारतीयों की होती चली जा रही है प्रतिभाओं में, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपने देशवासियों से कहा था, अमेरिका वासियों जाग जाओ, नहीं तो ये भारत की प्रतिभाएं अमेरिका पर आकर के एक दिन कब्जा कर लेगी। पूरा विश्व जॉर्ज बुश के इस वक्तव्य से परिचित है। भारत में प्रतिभाएं हैं, आने वाला कल उनका होगा जिनके पास टैलेंट है, प्रतिभा है। और इसीलिए आप लोगों के बीच में बैठकर आने वाले कल के भारत का निर्माण कर रहा हूं, आने वाले कल के समाज का निर्माण कर रहा हूं। और जिनके भीतर भी प्रतिभाएं हैं, सोई हुई प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को भी जागृत कर रहा हूं, जोश जगा रहा हूं, आत्मा जगा रहा हूं, वही काम कर रहा हूं जो काम कभी महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में कभी अर्जुन की सोई हुई चेतना को जगाने का काम श्री भगवान ने किया था। याद रखिएगा, अगर हम अपनी औकात न बना पाए, अगर हम अपने पांवों पर खड़ा न हो पाए, अगर हम अपना कैरियर न बना पाए, अपना टैलेंट न जगा पाए, तो गली का कुत्ता भी हमें नहीं पूछेगा। समाज के लीडर तो क्या पूछेंगे, कोई एमपी हमें मंच पर तो क्या बुलाएगा, गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अगर गली के कुत्ते से भी पूछवाना है तो पहले अपने अपने टैलेंट को जगाना होगा। घर पर तो माता सरस्वती किसी के भी घर पर तो आरती उतारती हुई आएगी नहीं और कहेगी, ले बेटा पी ले, पी ले, संजीवनी औषधि की तरह पी ले, ब्राह्मी की घूंटी की तरह पी ले, मां की जन्म घूंटी की तरह ले, ये ज्ञान पी ले, ये कैरियर पी ले। नहीं, यहां पर वे ही लोग पाते हैं जो अपनी अपनी प्रतिभा, अपने अपने टैलेंट को समझते हैं, जागृत करते हैं। जिन्होंने इंदौर में हमारे चातुर्मास कराया है, मैं उसी डोसी परिवार के नगर की एक बात बताता हूं, और वो नगर है नागौर। कहते हैं कि नागौर नरेश के पास जब उन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना था तो किसका चयन किया जाए, उन्होंने कई प्रतिभागियों का चयन किया और आखिर निर्णय पर पहुंचे कि जोधपुर के सिंघवी जी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा। नागौर के एक खास जाति के लोग एकत्रित होकर के आए और कहने लगे कि राजन, बाहर के नगर के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा, क्या हमारे शहर में सब कंगालियत हो गई क्या? हमारे यहां देखिए ये महानुभाव, नाम नहीं लूंगा उनका, हमारे यहां ये देखिए ये महानुभाव बड़े ज्ञानी हैं, बड़े वैदिश्य प्रतिभा संपन्न हैं और इन्होंने कई कई तरह की पढ़ाइयां की है, 12 साल तक गुरुकुल में रहे हैं, आप इन्हें नियुक्त करें। नागौर नरेश ने कहा, भाई मैं किसी के दबाव में आकर के तो कोई काम नहीं करूंगा, पर हां, अगर आपने जिस व्यक्ति का नाम बताया है उसमें अगर टैलेंट है
अगर उसमें प्रतिभा है, बुद्धिमानी है, तो मुझे ऐसा करने में कहां ऐतराज होगा, परीक्षा कर ली जाए। तो सिंघवी जी और वो महानुभाव जिनका मैं नाम ले रहा हूं, बोले कल सुबह आ जाइएगा। अगले दिन सुबह राजा ने दोनों को एक नवरत्नों से सजी हुई एक एक डबिया थमाई और कहा कि ये डबिया, इस डिबिया को लेकर के तुम दोनों जाओ। एक व्यक्ति जाए यहां से जयपुर राजा के पास और एक व्यक्ति जाए यहां से उदयपुर महाराणा के पास। जाओ। डिबिया मिल गई, ना कोई पैगाम है, ना कोई संदेश है, बस डिबिया उठाओ और निकल जाओ, आगे माथा अपना खुद का लड़ाओ। माता पिता का काम है आपको जन्म देना, लेकिन जन्म देने के बाद आपको क्या बनना है यह आप पर निर्भर है। ईश्वर अगर हम लोगों को धरती पर भेज देते तो भेज देते हैं, इसके बाद क्या बनना है, संगीतकार बनना है कि जेब कतरा बनना है, यह तुम पर है। जो बनना चाहो वो बन लो। दोनों रवाना हो गए। वो जो नागौर के महानुभाव थे वो गए जयपुर महाराजा के पास और जाकर के कहा कि हमारे महाराज ने आपके लिए ये अनमोल भेंट भिजवाई है, उपहार भिजवाया है। जयपुर महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे पुराने नागौर नरेश ने, पुराने मित्र ने हमारे लिए गिफ्ट भेजी है। डिबिया ली, खोली, उस नवरत्नों से सजे हुए डिब्बे को खोला तो एक और अंदर सोने की डिबिया मिली और सोने की डिबिया को जैसे ही खोला कि खोलते ही चौंक पड़े। अरे नागौर नरेश ने क्या हमारा अपमान किया है? अरे सोने की डिबिया में राख भेजी है। राख उठाकर के सीधा उस आदमी के मुंह पर फेंका, उठाकर सीधा आदमी के मुंह पर फेंका और धक्के देकर के वहां से बाहर निकाल दिया गया। वो भी बड़ा पशुपेश में आ गया, यार राजा ने मेरे साथ कैसी मजाक की है। ऊपर तो 9 रत्नों सजा करके डिबिया दी, अंदर सोने की डिबिया और भीतर में भर दी राख। धक्का खा पड़ा, काला मुंह करवा के आ गया। सिंघवी जी गए उदयपुर के राणा के पास और उदयपुर के राणा के पास जाकर उन्होंने भी वही डिबिया भेंट की। नवरत्नों से सजी हुई डिबिया, खोला गया, अंदर सोने की डिबिया, खोला गया तो अंदर राख। राख देखते ही राणा भी आग बबूला हो उठे कि ये तुम्हारे राजा ने हमारा अपमान किया है, सो हमें भेंट में राख भेजी है। और सिंघवी जी का माथा एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा, ओ अरे राजन महाराणा साहेब, अरे ये राख नहीं है, राख नहीं है, अरे ये तो नागौर के हमारे बुआल माता की रक्षा है। झट से परिस्थिति को संभाला और संभालते हुए कहा कि महाराज ये राख नहीं है, ये तो हमारे नागौर की भुआल माता की रक्षा है, रक्षा। अरे महाराज आप सोचिए तो सही कि क्या कोई नागौर जैसा छोटा सा शहर और वहां का कोई राजा क्या उदयपुर के महाराणा को राख भेजेगा? अरे ये तो हमारे महाराज ने बड़ी कृपा की है। हमारे भुआल माता के जो पुजारी है उसने पूरे 1.25 साल तक साधना की थी, तब कहीं जाकर की ये रक्षा निकल कर आई है। महाराज ये राख बड़ी चमत्कारी है। अरे कोई भी निसंतान व्यक्ति अगर इसको घोल के पी ले तो निसंतान को भी संतान हो जाती है। ओ महाराणा ने कहा ऐसी बात है क्या? अच्छा ऐसी बात है? अरे तब तो बहुत बहुत साधुवाद तुम्हारे नागौर नरेश को। और झट से गंगा जल मंगाया गया, उसमें वो राख मिलाई गई, पी गए। और नागौर नरेश के नाम पर महाराणा ने अपने गले का 9 लक्खा हार निकाल करके भेंट दिया और 10,000 सोनइये उन सिंघवी जी को भी उपहार में मिल गए। नागौर नरेश के पास वो वापस चला आया। पहुंचे 2 लोग थे। क्या आप बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बना? कौन बना? सिंघवी जी बने। प्रतिभा तो अतीत में भी पूजी जाती थी, आज भी पूजी जाती है, कल भी पूजी जाएगी। उम्र का ख्याल हटा दो, छोटे हो तो छोटे, बड़े हो तो बड़े,
टैलेंट तो उसी समय जागृत हो जाता है जिस समय आदमी अपने टैलेंट को एक्टिव करने के लिए पॉजिटिव बन जाता है।